हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोरिएक्टर। आज हम जो कुछ भी स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, क्यों ना हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक्चुअली बायोटेक का ये जो सीक्वेंस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड ही है ऑलरेडी। सो सबसे फर्स्ट पार्ट इसका रहता है अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल प्रोसेसिंग, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अभी तक बच्चों मैंने आपको जो कुछ सिखाया है वो अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। उसके बाद हम जाते हैं फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है बायोरिएक्टर के अंदर। जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनके अंदर रिएक्शन करवाई जाती है। तो सेकंड स्टेप हमारा रहता है फर्मेंटेशन का, दैट इज प्रोसीडेड इनसाइड द बायोरिएक्टर। और उसके बाद हम करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। दिस इज द लास्ट स्टेप। तो इन 3 स्टेप्स को हमें सीखना है। फर्स्ट स्टेप अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक एक करके हम देखेंगे। एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का फिर से। तो सबसे पहले होती है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, उसके बाद फर्मेंटेशन और लास्ट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए बच्चों, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम क्या करते थे, एक सेल को ब्रेक डाउन करके डीएनए को उस सेल से आइसोलेट करते थे। आपको याद है हम अलग अलग एंजाइम्स यूज़ करते थे और उनकी हेल्प से हम डीएनए को आइसोलेट करते थे सेल से। सो डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम सेल। उसके बाद उस डीएनए के अंदर जो डिजायर्ड जीन रहता था हम उस जीन को आइसोलेट करते थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। फिर क्या करते थे, उसके बाद हम अपने जीन को इंसर्ट करवाते थे एक वेक्टर के अंदर। तो जीन और वेक्टर ये मिलके हमारा बन जाता था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे आप काइमेरिक डीएनए भी बोलते थे, है ना। हम सब कुछ कर चुके हैं। मैं एक बार वैसे आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि सब कुछ अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंडर आता है। उसके बाद इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम डालते थे होस्ट सेल के अंदर, जो ई कोलाई या कोई और सेल भी हो सकती थी। अब जब हम रिकॉम्बिनेंट सेल को होस्ट सेल में डालते थे, 2 केस आते थे। कुछ सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं जा पाता था और कुछ में चला जाता था। जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिस होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर नहीं कर पाता था, उसे हम बोलते थे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। और जिस सेल के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर जाता था उसे हम बोलते थे ट्रांसफॉर्मेंट सेल। और उसी की हमें ज़रूरत होती है क्योंकि उसी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेंट सेल के पास वो जीन है और वही जीन हमें हमारा क्या देने वाला है, एक्सप्रेस करने के बाद जब वो जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा तो एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी जीन अपने आप को प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। वो प्रोटीन कोई एंजाइम हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये अभी तक हम सीख चुके हैं बच्चों। लेकिन अभी तक हम लैब में काम कर रहे थे और लैब के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ये जो प्रोडक्ट बनता था या प्रोटीन बनती थी वो फ्यू अमाउंट में बनती थी, फ्यू क्वांटिटी में बनती थी, बहुत ही कम अमाउंट में बनती थी, कुछ mls में। लेकिन बच्चों पूरी कंट्री के अंदर अगर हमें उस ड्रग को या उस प्रोटीन को पहुंचाना है तो इतने में काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमें टू मेक दैट ड्रग और प्रोडक्ट प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब कि बड़े पैमाने पे हमें बनाने के लिए हमें बायोरिएक्टर की ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े टैंक्स की ज़रूरत पड़ती है। लार्ज क्वांटिटी में हमें उस ड्रग को या प्रोटीन को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है बायोरिएक्टर की। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, आपने बड़े बड़े टैंक देखे होंगे बच्चों, फैक्ट्रियों में जैसे टैंक होते हैं, बहुत बड़े बड़े टैंक, उनके अंदर हम उस रिएक्शन को करवाएंगे जो अभी तक हम लैब में करवा रहे थे। तो देखिए बायोरिएक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों, बायोरिएक्टर के अंदर हम कल्चर करवाते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेंट सेल को, क्योंकि उसी के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। हम कल्चर करवाते हैं ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को इन लार्ज वेसल्स।
बड़ी बड़ी वेसल्स के अंदर, बड़ी वेसल का मतलब बड़े बड़े वो जो बर्तन टाइप होते हैं, जो बायोरिएक्टर बड़े बड़े टैंक होते हैं उसके अंदर, इन कंट्रोल्ड कंडीशंस, वहाँ पे हर चीज़ हम कंट्रोल रखते हैं, पीएच, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर एक चीज़ को हम कंट्रोल रखते हैं। तो कंट्रोल्ड कंडीशन में हम बड़े बड़े वेसल्स के अंदर अपनी ट्रांसफॉर्मेंट सेल को कल्चर करवाते हैं, और ये सारा का प्रोसेस होता है हमारा बायोरिएक्टर के अंदर। तो चलिए बच्चों समझते हैं बायोरिएक्टर को डिटेल में कैसे बायोरिएक्टर काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ। सो दिस इज़ आवर सेकंड स्टेप, फर्मेंटेशन दैट विल हैपन इन बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर लार्ज वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं, या बड़े बड़े टैंक बोल सकते हैं आप इनको, और इनकी जो कैपेसिटी होती है प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने की, वो कैपेसिटी रहती है 100 to 1000 लीटर, 100 से 1000 लीटर तक हम हमारा प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बायोरिएक्टर टैंक बना के दिखाता हूँ फटाफट। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है बच्चों। नीचे हमारा पोर्ट होता है बॉटम में, जहाँ से हम प्रोडक्ट बनने के बाद उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम हमारा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और क्या क्या होता है इस टैंक के ऊपर, यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है एक पीएच कंट्रोल करने का वेंट, या पोर बोल सकते हो आप। ये हो गया हमारा, यहाँ से हम डालते हैं मीडिया यानी कि वो सारा सामान जिसकी हेल्प से ट्रांसफॉर्मेंट सेल ग्रोथ करेगी, लाइक वाइटामिन्स, हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये हो गया हमारा इनोक्यूलम पोर्ट, यहाँ से हम इनोक्यूलम डालेंगे। इनोक्यूलम का मतलब वो सेल्स जो हमने ट्रांसफॉर्मेंट बनाई थी, क्योंकि वही फटाफट ग्रोथ करेगी और प्रोडक्ट बनाएगी। तो इनोक्यूलम का मतलब जो हमारी ट्रांसफॉर्मेंट सेल थी वो हम थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं। इनोक्यूलम का मतलब होता है स्टार्टर, जैसे हम दही बनाने के लिए दूध में जावन डालते हैं, तो वैसे ही इनोक्यूलम डालते हैं हम यहाँ पे, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेंट सेल होती है। यहाँ से हम स्टीम डालते हैं, या स्टीम का ये वेंट होता है। स्टीम का काम होता है कि एक्चुअली स्टीम प्रोसेस शुरू होने में सबसे पहले स्टीम भेजी जाती है, सो दैट अंदर का एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन फ्री किया जा सके, ताकि अंदर कोई भी अननोन या अनडिजायर्ड कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे। तो स्टीम का ये पर्पज़ रहता है। इस पूरे बायोरिएक्टर के ऊपर चारों तरफ एक परत होती है, जो आप जिसको बोल सकते हो वाटर जैकेट होती है एक तरह की। तो ये मैं वाटर जैकेट बना रहा हूँ। पूरे टैंक के चारों तरफ रहती है ये वाटर जैकेट, और इस वाटर जैकेट का काम होता है बच्चों टेम्परेचर को मेंटेन करने का। वाटर जैकेट का काम बताया मैंने, टेम्परेचर को मेंटेन करने का। तो इस तरह का कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है एक बायोरिएक्टर का, एक बड़े से टैंक का, जिसमें हम हमारी कंप्लीट रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, ताकि हम हमारा प्रोडक्ट लार्ज स्केल में सिंथेसाइज कर सकें। अब बच्चों बात करते हैं कितने टाइप के बायोरिएक्टर हैं। तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर 2 तरह के बायोरिएक्टर दिए हुए हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। पहला जो बायोरिएक्टर दिया हुआ वो है स्टीर्ड टाइप, या स्टीरर टाइप भी आप बोल सकते हैं, और दूसरा है स्पार्जर टाइप बायोरिएक्टर। सेकंड इज स्पार्जर टाइप बायोरिएक्टर। देखिए सबसे पहले देखते हैं स्टीरर टाइप में क्या होता है। स्टीरर टाइप के अंदर क्या होता है बच्चों, कुछ रोटेटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जो घूमते रहते हैं। रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं स्टीरर टाइप बायोरिएक्टर के अंदर। और स्पार्जर टाइप के अंदर एयर स्पार्ज की जाती है बॉटम साइड से, एयर स्पार्ज की जाती है, यानी कि बबलिंग करवाई जाती है एयर से। सो एयर स्पार्ज फ्रॉम बॉटम साइड। दोनों का मकसद एक ही होता है बच्चों, रोटेटिंग ब्लेड भी वही काम करते हैं जो एयर स्पार्जिंग करती है। ये दोनों ही क्या करते हैं, जो मीडिया है उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग कर देते हैं। तो मेन मकसद इनका ब्लेड का घूमने का यही होता है कि जो मीडिया है उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए, ताकि सभी सेल्स को, ताकि सभी जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है उनको अपना न्यूट्रिशन इक्वल मिलता रहे। तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती रहेगी तो सभी सेल्स को खाना मिलता रहेगा, वो ग्रो करेगी और प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करेगी। ये बेसिक फंडा रहता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो इसमें दिया हुआ है टाइप्स में स्टीरर टाइप, इसके बारे में डायग्राम में बताता हूँ कि स्टीरर टाइप कैसा दिखता है। देखिए बच्चों, स्टीरर टाइप में सबसे ऊपर लगी होती है एक मोटर,
तो ये मैंने बना दी सबसे ऊपर एक मोटर। मोटर से एक शाफ्ट लटकी हुई होती है, ये होगी शाफ्ट, और उस शाफ्ट के चारों तरफ होते हैं ब्लेड्स जो रोटेट करते हैं। तो ये मैंने बना दिए ब्लेड्स। एक और बना देते हैं। तो ब्लेड्स क्या करते रहते हैं, दीज आर ब्लेड्स, ये रोटेट करते हैं। सो ये इन दिस वे रोटेट करते हैं, जिससे मिक्सिंग होती रहती है यूनिफॉर्म। अब देखिए बच्चों, स्पार्जर टाइप, स्पार्जर टाइप में क्या होता है, ब्लेड्स नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेड्स नहीं होते, ब्लेड्स की जगह क्या होता है, नीचे से एयर स्पार्ज की जाती है, नीचे से कुछ पाइप्स लगा दी जाती है जहाँ से स्टेराइल एयर आती है। स्टेराइल एयर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि कंटामिनेशन फ्री एटमॉस्फेयर रहे। तो ये एयर से बबलिंग होती है और जो हमारा मीडिया है उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती रहती है। तो यहाँ से हम एयर स्पार्ज करवाते हैं, बहुत प्रेशर के साथ एयर नीचे से मीडिया को मिक्स करती रहती है, बबल से उठते हैं ना, तो उससे मिक्सिंग अच्छे से हो जाती है। तो ये दो तरह के हमारे बायोरिएक्टर हैं, स्टीरर टाइप जिसमें ब्लेड होते हैं, स्पार्जर टाइप जिसमें एयर स्पार्ज की जाती है, और हम लास्ट में हमारा ले लेते हैं प्रोडक्ट। अब देखिए बच्चों, फाइनली हम हमारे लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, दैट इज़ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो देखिए बच्चों, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो चुका है। अब क्या करना है, हमें उस प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेना है बायोरिएक्टर से। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का, कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम बायोरिएक्टर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है बायोरिएक्टर में तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेकंड हम जो प्रोडक्ट आइसोलेट किया उसको प्यूरीफाई करना है, क्योंकि उसके साथ अनवांटेड मटेरियल लगा होगा, मीडिया वगैरह और बहुत सारा सामान उसके साथ लगा होता है। तो हमारा सेकंड पर्पज़ रहता है कि हम हमारे प्रोडक्ट को या जो ड्रग हमने आइसोलेट की है हम उसको प्योर करें, उसको शुद्ध करें। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद हम उसको भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, और जब उसकी टेस्टिंग हो जाती है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंटामिनेशन नहीं है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है। तो ये होता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस। और सबसे लास्ट में जब सारे काम हो जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं। और पैकिंग करने के बाद क्या करते हैं, देखिए दिस इज़ द फोर्थ स्टेप कि जिसमें हम पैकेजिंग करते हैं हमारी ड्रग की या हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की। और पैकेजिंग करने के बाद हम उसको कर देते हैं कमर्शलाइज। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप कि हम सबसे लास्ट में क्या करते हैं, कमर्शलाइजेशन। क्योंकि अब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो चुका है तो अब हम उसको, कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है मार्केट में उतार सकते हैं ताकि वो सभी लोगों तक पहुंच सके जिसको उसकी ज़रूरत है। कोई भी ड्रग हो सकती है तो वो सभी लोगों तक पहुंच जाती है मार्केट में उतारने के बाद। दिस इज़ द लास्ट स्टेप। तो आई होप बच्चों कि आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया। देखिए आपको बस 3 चीज़ों को के ऊपर फोकस करना है। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पे हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, सेल से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, फिर होस्ट सेल में डाल करके हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल को अलग कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट सेल को हम डालते हैं बायोरिएक्टर के अंदर, जहाँ पे हम कंट्रोल्ड कंडीशन में इस प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। बायोरिएक्टर में जब प्रोडक्ट बन जाता है फिर हम आते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पे, जहाँ पे हम प्रोडक्ट को प्योर करके टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको पैक करने के बाद मार्केट में उतार देते हैं। सो दैट्स इट बच्चों, इसी के साथ आज हमारी बायोटेक कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच।